Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 7, chemistry 9th class. That is about electrochemistry. We discussed all of the topics of this chapter. All the topics have been discussed. Today it's the last lesson will be there. And after completing this chapter, we shall try to solve numericals of first chapter also. So be attentive. And if you have any questions regarding previous lectures, you can ask. Yes, any student with any question? Screen is clear to you? Students, can you hear me? Yes, sir. Okay. Screen clear है? नहीं सर. Okay. बड़े आज हमने एग्जांपल्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो हैं ये पढ़नी है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हम किसी एक मेटल की लेयर जो है वो दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली. तो इसका पर्पस क्या होता है? क्या पर्पस होता है? कोई बच्चा बता सकता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या पर्पसेस हैं, ये क्या बेनिफिट्स हैं? सर किसी चीज को कोरोजन से बचाना और रस्टिंग वगैरह से एल्यूमिनियम आयरन को बचाना, यानी प्रोटेक्शन हो गया. एक जो है पर्पस वो प्रोटेक्शन हो गया कोरोजन से. दूसरा डेकोरेशन. दूसरा डेकोरेशन. डेकोरेशन. और तीसरा मैंने 3 बताए थे. कोई बच्चा बता सकता है तीसरा क्या पर्पस होता है? थर्ड पर्पस मैंने बताया था रिपेयर. रिपेयर कि सरफेस मेटल की अगर स्मूथ नहीं है तो उसके ऊपर जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए एक मेटल की जब लेयर डिपॉजिट कर दी जाएगी तो सरफेस स्मूथ हो जाएगी. इसको रिपेयर कहते हैं. Today we are to explain examples of electroplating. First example is electroplating of silver. Means के सिल्वर के जरिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना. तो बेटा ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेसेस हैं. एग्जाम्पल्स कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं. जो आपने प्रोसीजर पहले पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं. जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ते हैं वो एनोड बन जाता है, और जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वो कैथोड होता है. इसके अलावा इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं जो कि उस मेटल का साल्ट होता है जिसका एनोड बना होता है. ये आपके सामने है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इस्तेमाल होता है. और सारा जो ऑपरेटर्स है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं. ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड जो है दैट इज मेड कैथोड. जिस चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है वो हम कैथोड बनाते हैं. और एनोड मैंने बता दिया ये उस चीज़ का होता है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है. और अंदर इलेक्ट्रोलाइट ये इस मेटल का साल्ट होता है जिसका एनोड बना होता है. बाकी बाहर सर्किट होता है बैटरी के साथ. ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं. तो ये हर एग्जाम्पल के अंदर यही प्रोसेस आप पढ़ेंगे. जैसा आप पहली एग्जाम्पल देखें इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो सिल्वर की है, तो इसमें बेटे सिल्वर की प्योर स्ट्रिप जो है ये हम एनोड के तौर पे यूज़ करते हैं और उसको सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं. ये सिल्वर रॉड जो यूज़ किया ये प्योर सिल्वर की स्ट्रिप है. और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसी सिल्वर का सॉल्ट है. इसके बाद जो कैथोड है वो किस चीज़ का है? कैथोड उस चीज़ का, उस ऑब्जेक्ट का बना हुआ है. यानी कैथोड वो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं. उसको जस्ट हमने वायर के जरिए
बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देना है ताकि वो कैथोड बन जाए। ये देखिए आपको यही बताया गया है कि हम इस सिल्वर के एनोड को, जो कि प्योर स्टेप ऑफ सिल्वर है, एनोड के तौर पे एक्ट कर रही है, तो इसको हम डिप कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। सिल्वर नाइट्रेट जो है ये सिल्वर का सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन सिल्वर का। किसमें? वाटर के अंदर सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट कैथोड का बताया कि कैथोड जो है वो मेटालिक ऑब्जेक्ट होता है टू बी कोटेड, सच है स्पून वगैरह है कि जिसके ऊपर आपने कोटिंग करनी है, उसको कैथोड बनाते हैं। जब करंट पास करते हैं थ्रू द सेल, जो एनोड होता है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे हमारा एनोड सिल्वर का है, वो डिसॉल्व होगा तो सिल्वर आयंस बनाएगा। ये सिल्वर आयंस इलेक्ट्रोलाइट में पास होते जाएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से होकर ये आयंस कैथोड पे पहुंचते हैं। और जब ये कैथोड पे पहुंचते हैं पॉजिटिव आयन सिल्वर के, तो इलेक्ट्रॉन्स सर्किट के थ्रू आ चुके होते हैं वहां पर, तो ये सिल्वर आयंस डिस्चार्ज होकर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम स्पून यूज कर रहे हैं। ये देखें डायग्राम में कि एनोड सिल्वर का था, जब ये ऑक्सीडाइज होगा, किस वक्त ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगी इसकी? जब हम बैटरी के साथ जोड़ देंगे, सर्किट को हम कंप्लीट कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, करंट पास करेंगे। एनोड सिल्वर का है, ये डिसॉल्व हो रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिल्वर के जो एटम थे, सॉलिड सिल्वर था, अब वो सिल्वर आयंस बन रहा है, सिल्वर आयंस में चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। हर सिल्वर के एटम से एक सिल्वर का पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनेगा, इसका चार्ज क्या है? +1, 1 हो तो लिखा नहीं जाता, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ये एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं रिलीज हुआ, ये इधर सर्किट में चला जाएगा, और बैटरी के अंदर से होता हुआ ये कैथोड पे आ रहा है, और कैथोड उस ऑब्जेक्ट का बना हुआ है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी। तो ये सिल्वर आयन सॉल्यूशन के अंदर से होकर इस कैथोड पे आ रहे हैं, और सर्किट से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेंगे और रिड्यूस होकर सिल्वर बना देते हैं। देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है ना, सिल्वर पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वो न्यूट्रल हो गया है, उसका चार्ज खत्म हो गया, तो वो इसको हम कह देंगे डिस्चार्ज हो गया सिल्वर। Silver ions after discharging, they form silver that is deposited on this spoon or whatever the metallic object is there on which you are to coat a layer of other metal. और इलेक्ट्रोलाइट भी मैं आपको बता चुका कि किसका है। अगर ये सिल्वर का नोड था तो सिल्वर नाइट्रेट का, यानी इसी मेटल के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट होता है जिस मेटल का हमने एनोड बनाया होता है। अब ये सिल्वर प्लेटिंग हम कहाँ पे करते हैं बेटा? टेबल वेज, टेबल के ऊपर रखी जाने वाली चीज़ें हैं, यूज़ होने वाली चीज़ें, कटलरी वगैरह। कटलरी क्या है? ये नाइफ वगैरह हो गए, छुरी कांटा जिसे कहते हैं, ज्वेलरी के ऊपर, और स्टील ऑब्जेक्ट्स जो हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर हम सिल्वर प्लेटिंग करते हैं। सिल्वर प्लेटिंग इज क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ओके, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के जरिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, यानी किसी दूसरी मेटल के ऊपर क्रोमियम की लेयर डिपॉजिट करना। तो ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड जो हैं, उनको हम डिप करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है? क्रोमियम सल्फेट। उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला गया होता है कंडक्शन को जो एक्सेलरेट करने के लिए। ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड जो है वो कैथोड के तौर पे काम करता है, और इसमें जो एनोड होता है वो एंटीमोनियल लेड का बना होता है। अब आपको मैं पहले ये बता चुका हूं कि एनोड उस मेटल का होता है जिसके जरिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो क्रोमियम के जरिए करनी है, लेकिन एनोड हमने एंटीमोनियल लेड का बनाया है। पहले तो आपको मालूम हो कि व्हाट इज एंटीमोनियल लेड। बेटे एंटीमनी जो है SB जिसका सिंबल है स्टिबियम, एंटीमनी,
इसको 1 to 10% लेड के अंदर हम मिक्स करते हैं, यानी एंटी मनी 1 से लेकर 10% होगा, बाकी जो है वो लेड होता है। इस इलेक्ट्रोड को हम कह रहे हैं एंटीमोनियल लेड इलेक्ट्रोड। और एंटीमनी क्यों मिक्स किए लेड के अंदर? ताकि वो इनर्ट हो जाए, ताकि वो इनर्ट हो जाए। इलेक्ट्रोड को इनर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोड को जो कि एनोड है यहाँ पे हमारा, उसको इनर्ट करने के लिए ताकि वो डिसॉल्व ना हो, उसमें एंटीमनी इसलिए मिक्स की थी और उसको हमने नाम दिया एंटीमोनियल लेड का, मींस एंटीमनी मिक्स्ड इन लेड। और इलेक्ट्रोलाइट किसका है? क्रोमियम सल्फेट का। ये आयोनाइज होगा तो क्रोमियम आयंस बनाएगा और सल्फेट आयंस बनाएगा। जो क्रोमियम आयंस होंगे ये रिड्यूस होकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे। और कैथोड किस चीज का है? कैथोड उस ऑब्जेक्ट का बना होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। अब इसमें जो प्रोसेसेस हो रहे हैं डिफरेंट, वो आप देखें कि जो क्रोमियम सल्फेट है उसने तो क्रोमियम आयंस और सल्फेट आयंस बनाए हुए हैं, लेकिन चूंकि इसका एक्वस सोल्यूशन है तो पानी के मॉलिक्यूल्स भी आयोनाइज होंगे और आयोनाइज होकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस जब डिस्चार्ज होते हैं तो हर जो 4 हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं, इनसे 2 मॉलिक्यूल वाटर के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 4 इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज हो जाते हैं। ये वाला प्रोसेस होगा एनोड के ऊपर। उमर जाहिद, एनोड किसका बना हुआ है? वो क्लास में नहीं है। उमर इज नॉट इन क्लास। ओके, मोहम्मद फहद, हसन यासिर, कौन बच्चा बता सकता है कि ये एनोड किसका बना हुआ है? अभी मैंने बताया, बड़े एंटीमोनियल लेड का बताया मैंने। एनोड जो है ये देखें आपके मेंशन्ड है एंटीमोनियल लेड। और एंटीमोनियल लेड क्या है? एंटीमनी मिक्स्ड इन लेड। लेड के अंदर 1 से 10% तक एंटीमनी मिक्स की जाती है उसको इनर्ट करने के लिए। अब एनोड इस केस में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो तो इनर्ट हमने बना दिया हुआ है। एनोड ने डिसॉल्व नहीं होना, तो एनोड के ऊपर फिर रिएक्शन कौन सा होगा? सोल्यूशन के अंदर से हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं ये एनोड पे जाएंगे, वहां जाकर ऑक्सीडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे। हर 4 हाइड्रोक्साइड आयंस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 2 मॉलिक्यूल वाटर के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनाएंगे। ये रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन सर्किट से होकर कैथोड पे पहुंचेंगे और कैथोड हमारा वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंचते हैं तो सोल्यूशन के अंदर चूंकि क्रोमियम आयंस होते हैं, क्रोमियम आयंस सोल्यूशन के थ्रू उस ऑब्जेक्ट पे पहुंचेंगे। अब क्रोमियम आयन के साथ याद रखें कि हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयंस की निस्बत क्रोमियम आयंस प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होते हैं, इसलिए क्रोमियम जो है वो डिपॉजिट होगी उस मेटल के ऊपर जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी। तो मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे कि एनोड वैसे तो उस मेटल का हम यूज करते हैं जिसके जरिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, लेकिन यहाँ पे हमने क्रोमियम के केस में इलेक्ट्रोलाइट तो क्रोमियम सल्फेट का लिया है, लेकिन एनोड क्रोमियम का नहीं बनाया बल्कि एंटीमोनियल लेड का बनाया है। तो उसकी रीजन बेटा याद रखें, क्रोमियम जो है ये बहुत ही रिएक्टिव है और जैसे ही आप करंट पास करेंगे, अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रोड बना हुआ था तो वो फौरन डिसॉल्व हो जाएगा, फौरन वो डिसॉल्व हो जाएगा। जब एनोड ही नहीं रहेगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन फिर कैसे हो सकेगी? इसलिए हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि एनोड एग्जिस्ट करे, एनोड और कैथोड दोनों एग्जिस्ट करें। तो इस वजह से हम एनोड जो है वो क्रोमियम का नहीं बनाते बल्कि इनर्ट इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, एंटीमोनियल लेड का ले लेते हैं। और क्रोमियम आयन सोल्यूशन के अंदर ही हम हाई कंसंट्रेशन में जब क्रोमियम सल्फेट ले लेते हैं तो क्रोमियम आयन सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, वहीं से वो कैथोड पे जाकर हमारे ऑब्जेक्ट की प्लेटिंग कर देते हैं। और एक और वजह, दूसरी वजह भी याद रखें, क्रोमियम का एनोड बनाया जाए तो क्रोमियम महंगाई बहुत है, कॉस्टली बहुत है, हमारा जो प्रोसेस है वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा।
अगर हम क्रोमियम का एनोड यूज करते हैं तो प्रोसेस इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होंगे एनोड के ऊपर, ऑक्सीडाइज होंगे, और कैथोड के ऊपर जो है क्रोमियम आयन हमारी चीज के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे तो उसकी क्रोम प्लेटिंग हो जाएगी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्रोम प्लेटिंग? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। यस, सिल्वर और गोल्ड की सर अगर क्रोमियम की जगह हम सिल्वर या गोल्ड करें सर तो इसी हिसाब से उसकी भी हो जाती है। जिस चीज को भी आप यूज करेंगे उसकी हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, यानी जिंक के जरिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। इसमें जो टारगेट मेटल होती है, टारगेट मेटल मीन वो मेटल जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, उसको क्लीन करते हैं अल्कलाइन डिटर्जेंट सोल्यूशन के अंदर। उसके बाद उसको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं ताकि उसके ऊपर जो सरफेस पे रस्ट वगैरह है, कुछ स्केल्स वगैरह हैं, तो वो रिमूव हो जाए। यानी सरफेस को, मेटल के सरफेस को हम अच्छी तरह पहले क्लीन करते हैं अल्कलाइन डिटर्जेंट सोल्यूशन से और एसिड से। उसके बाद जो जिंक होती है ये डिपॉजिट हो जाती है ऑन द मेटल बाय इमर्सिंग इट इन अ केमिकल बाथ कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट। ये भी प्रोसेस बिल्कुल वही है जो पहले आपने देखा क्रोम प्लेटिंग वगैरह के सिलसिले में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया एनोड्स और कैथोड को। तो एनोड याद रखें जिंक का होता है, और कैथोड इसमें वो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और जिंक सल्फेट इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट, एनोड जिंक का है, और कैथोड वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो बताया कि जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो इट रिजल्ट्स इन द डिपॉजिटिंग ऑफ जिंक ऑन द टारगेट मेटल। जिंक जो है वो टारगेट मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। टिन की जब हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है तो अमूमन ये टिन की प्लेटिंग स्टील के ऊपर की जाती है। स्टील को हम रख देते हैं कंटेनर के अंदर जिसमें टिन का सॉल्ट होता है। तो स्टील इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, स्टील को बाहर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से मिलाएंगे। जैसे हम सेल कंप्लीट करते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं किसी भी सेल का या बैटरी का, तो इट विल एक्ट एज कैथोड। स्टील जो है वो कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा क्योंकि उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। और ये स्टील क्या होगा, ये वो चीज होगी, ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जा रहे हैं। अदर इलेक्ट्रोड मेड ऑफ टिन मेटल जो है वो एनोड के तौर पे काम करता है, क्योंकि टिन प्लेटिंग हमने करनी है तो एनोड हमारा टिन का होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं थ्रू द सर्किट तो टिन मेटल आयंस जो कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं, ये सॉल्यूशन के थ्रू कैथोड पे पहुंचते हैं और इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं, और हमारी जो भी वो चीज़ होती है स्टील की जिसको हमने एनोड बनाया होता है तो ये उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह से ये टिन प्लेटिंग कंप्लीट होती है। ये टिन प्लेटिंग और जिंक प्लेटिंग, प्लेटो प्लेटिंग, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो पूछें। उसके बाद बेटे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है कॉपर की। प्रोसेस ये भी वही है जिसमें पहले पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास मेटल कॉपर है, इसकी हम रिफाइनिंग करना चाहते हैं। रिफाइनिंग का मतलब क्या, हम इसको प्योर बनाना चाहते हैं, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका जो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, आपने इम्प्योर कॉपर जो है जिसको कि आपने रिफाइन करना है इस प्रोसेस के जरिए, उसको एनोड बना देना है। इम्प्योर कॉपर को, सॉरी इम्प्योर क्या है आपके पास, कॉपर ही है ना जिसको अभी इस प्रोसेस में तो रिफाइन कर रहे हैं, तो इम्प्योर कॉपर का एनोड बना दें, क्योंकि एनोड की हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। और प्योर कॉपर की स्ट्रिप लेकर प्लेट सी लें और उसको आप कैथोड बना दें। प्योर कॉपर जो है उसकी एक बारीक सी स्ट्रिप लें और कैथोड बना दें, जबकि एनोड जो आपका है ये इम्प्योर कॉपर का होना चाहिए जिस कॉपर को हम रिफाइन करने जा रहे हैं।
और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है वाटर में, दैट इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एनोड के ऊपर, जो कि हमेशा से आपको मालूम है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। जो कॉपर एटम्स होते हैं फ्रॉम इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं सोल्यूशन में कॉपर आयंस के तौर पे। ये देखें कॉपर के एटम थे ना, एनोड बना हुआ था जिनका, तो ये डिजॉल्व होना शुरू हो गए, कॉपर आयंस बने हैं सोल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड। देखें ये तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जो आपने एनोड पे देखा है, कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा जो इसके उल्ट होगा। तो उसमें कॉपर आयन जो है वो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि कॉपर आयंस, कॉपर के जो एटम्स हैं वो आयोनाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। एनोड वाली जो कॉपर थी, कॉपर आयंस बनते हैं जो सोल्यूशन में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन सर्किट से होते हुए कैथोड पे जाएंगे। यहाँ चार्जेस का याद रखना है, चार्जेस में साइन जो पहले साइन आपने बाद में यूज करनी है, नंबर पहले यूज करना है, साइन बाद में यूज करनी है, जहां भी इसके अंदर आप देख। तो रिडक्शन रिएक्शन जो है इट विल टेक प्लेस एट द कैथोड। कॉपर आयन जो कि सोल्यूशन के अंदर से मूव करते हुए कैथोड पे जाएंगे तो सर्किट से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करते हैं और डिस्चार्ज होकर जो प्योर कॉपर की स्ट्रिप हमने यूज की होती है इसमें कैथोड के तौर पे, उसके ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं। ये प्रोसेस आपके सामने है कि ये जो कॉपर है ये इम्प्योर कॉपर है जिसको हमने एनोड बनाया हुआ है, इम्प्योर कॉपर, और इसके ऊपर जो वेवी सी स्ट्रक्चर शो की वो शो कर रही है कि ये डिजॉल्व होता जा रहा है मुसलसल। और कैथोड के ऊपर आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर जो शो हो रही हैं ये शो कर रही हैं कि कॉपर आयंस मुसलसल इसके ऊपर आकर डिपॉजिट हो रहे हैं, रिड्यूस होकर सर्किट से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं और इसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो इस वजह से इसकी ये रेगुलर सी शेप बन रही है और ये साइज में इंक्रीज होता जा रहा है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, एनोड आपका डिजॉल्व होता जाएगा, आखिरकार वो सारा डिजॉल्व हो जाएगा और उसका जितना मटेरियल है वो सोल्यूशन के थ्रू चलता हुआ इस प्योर कॉपर की जो स्ट्रिप यूज की थी उसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये प्रोसेस जब कंटिन्यू रहेगा तो हमारा जो इम्प्योर कॉपर प्योर हो जाएगा। इसे कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की रिफाइनिंग, इम्प्योर कॉपर को रिफाइन करना। जो आपके यहाँ मेंशन किया ना कि कॉपर आयन जो है गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कमिंग फ्रॉम द कैथोड एंड बिकम न्यूट्रल। जब न्यूट्रल होते हैं तो डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर लेयर जो है कॉपर की उसकी थिकनेस इंक्रीज होती जाती है मुसलसल। आगे बताया कि इम्प्योर कॉपर जो है इट इज ईटन अवे, यानी वो मुसलसल डिजॉल्व होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, और जो प्यूरिफाइड कॉपर एटम्स हैं दे विल गो ऑन डिपॉजिटिंग ऑन द कैथोड। हाँ जी, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर जब ये सारा नोट सर डिसॉल्व होगा सर तो फिर तो इम्प्योरिटीज भी सर उसके साथ ही डिसॉल्व होकर उस पे चली जाएगी सर कैथोड पे। ओके बेटे, जो इम्प्योरिटीज इसकी होती हैं ना वो सारी की सारी यहाँ नीचे बैठ जाती हैं। इम्प्योरिटीज यहाँ रिड्यूस नहीं होती कैथोड पे जाकर, जितनी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बैठ जाएंगी। ओके और सर। तो सिर्फ प्योर कॉपर जो है उसके एटम्स जो आयंस बनाएंगे वो आयंस ही यहाँ पे आकर रिड्यूस होकर डिपॉजिट होंगे कैथोड के ऊपर। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 7.6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोयन एंड रस्टिंग। क्रोयन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस है बेटे? क्रोयन जो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल ड्यू टू सराउंडिंग मीडियम, जबकि जो रस्टिंग है इट इज अ स्पेसिफिक टर्म दैट इज यूज्ड फॉर क्रोयन ऑफ आयरन। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू आयरन इन द रस्टिंग प्रोसेस। रस्टिंग का प्रोसेस जब होता है तो आयरन के साथ क्या होता है बेटे? आयरन जो है ये मुसलसल ही ऑक्सीडाइज होता जाता है और रस्ट में कन्वर्ट होता जाता है। आयरन का जो ऑब्जेक्ट है
इसकी सरफेस से रस्टिंग स्टार्ट होती है और इनवर्ड कंटिन्यू रहती है। आफ्टर रस्टिंग ये एक्सपेंड करता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड बन रहा होता है। पोरस होने की वजह से मॉइस्चर और एयर का जो कांटेक्ट है आयरन के साथ, जो कि रस्ट की लेयर के नीचे बिल्कुल ठीक होती है, उस तक ऑक्सीजन भी पहुंचती रहती है, वाटर भी पहुंचता रहता है। सो रस्टिंग प्रोसेस कंटिन्यूस until the whole iron object is eaten away. थर्ड क्वेश्चन है कि रस्टिंग कंप्लीट्स इन हाउ मेनी रिडॉक्स रिएक्शंस, कितने रिडॉक्स रिएक्शंस में रस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो बड़े दो रिएक्शंस हैं जिनके अंदर रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। मैं आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ। रस्टिंग का प्रोसेस जो है इसके दो स्टेप्स आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप जो है उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, फेरस आयंस बन रहे हैं और ये फेरस आयंस स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रस्ट बना देते हैं। ये आप देखें फेरस आयन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि 2+ से 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है इसकी। +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को हम यूं ही बोलेंगे, साइन पहले और नंबर बाद में, लेकिन जब लिखी जाती है साइन तो उसको नंबर पहले और साइन बाद में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो ये फेरिक ऑक्साइड जो है, हाइड्रेटेड फेरिक सर ऑक्साइड। आपने अटेंडेंस मार्क, अटेंडेंस बिल्कुल हो चुकी है। हारे से ले ली अटेंडेंस। सर वो यस सर, ले ली अटेंडेंस। ओके ओके सर ये मुझे ना मीटिंग लीव करनी पड़ रही है, फादर बुला रहे हैं मेरे। ओके, आप लेक्चर सुन लेना बाद में अगर आपको जाना पड़े। ठीक है सर। ओके, तो बेटे ये दो स्टेप थे रस्टिंग के जो आपने देखे। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रस्टिंग। रस्टिंग में ऑक्सीजन का क्या रोल है तो आप बेटे देख चुके हैं। इसके दोनों स्टेप्स के अंदर ऑक्सीजन यूज हो रही है आयरन की ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीजन का लिखा ना कि ऑक्सीडाइज करती है फेरस को, आयरन को फेरस आयंस में, और ये फेरस आयंस फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो रस्ट बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू हैव टू स्टेट द बेस्ट मेथड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन। तो बेटा कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स आपको बताई थी, जिंक, टिन और क्रोमियम। इनके जरिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स के साथ। तो ये बेस्ट मेथड है इसकी मेटल की प्रोटेक्शन का। रिएक्शंस वाले यही थे क्वेश्चन, बाकी इधर से आप देख लें। मीटिंग डिस्कनेक्ट हो तो दोबारा ज्वाइन करेंगे, टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजिंग। बेटा डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन जो है, ठीक है, ये गैल्वेनाइजिंग है। आयरन के ऊपर जिंक की लेयर डिपॉजिट करना, यानी जिंक के जरिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग। इसका एडवांटेज क्या होता है बट इट प्रोटेक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कोरोजन। और मेन एडवांटेज ये कि इफ इट इज ब्रोकन इवन देन आयरन इज नॉट रस्टेड because the exposed region of the iron acts as a cathode, और जिंक जो है वो एनोड के तौर पे काम करती है। इसके लिए बेटे टर्म यूज होती है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कि जिंक सैक्रिफाई कर रही है फॉर आयरन, टू प्रोटेक्ट आयरन जिंक सैक्रिफाई कर रही है कि जिंक खुद ऑक्सीडाइज होती जाएगी। सारी जिंक जब तक खत्म नहीं होती तो आयरन की रस्टिंग स्टार्ट नहीं होगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। आठवां क्वेश्चन है कि व्हाई टिन प्लेटेड आयरन इज रस्टेड रैपिडली व्हेन टिन लेयर इज ब्रोकन। ये मैंने आपको बताया था कि अगर टिन की कोटिंग कहीं से डैमेज हो जाती है और आयरन का ऑब्जेक्ट एक्सपोज हो जाता है वहां से, तो वो जो आयरन होगा वो एनोड के तौर पे काम करेगा और टिन कैथोड के तौर पे काम करेगी। तो इस तरह से ये जो सेल डेवलप होगा, गैल्वेनिक सेल डेवलप होगा, गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश होगा, तो रस्टिंग का प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है कि नेम द मेटल विच इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। बड़े जिंक यूज होती है आयरन की गैल्वेनाइजिंग में। क्वेश्चंस क्लियर है सबको?
नेक्स्ट बेटे एक दो चीजें हैं अब, कंपैरिजन है ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है एल्यूमिनियम के ऊपर, फेरिक ऑक्साइड की लेयर बनती है यानी रस्ट जो है ये आयरन के ऊपर बनता है। आपने दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों की फॉर्मेशन ऑन देयर पेरेंट मेटल्स। पेरेंट मेटल्स क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पेरेंट मेटल एल्यूमिनियम है और फेरिक ऑक्साइड की पेरेंट मेटल आयरन है। बेटे जो एल्यूमिनियम है इसकी ग्रेट टेंडेंसी होती है टू क्रोयन, ठीक है, क्रोयन की टेंडेंसी है इसकी, लेकिन जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है इसके ऊपर ये क्रोयन रेजिस्टेंट होती है। ये वेरी हार्ड मटेरियल होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, जो कि एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर क्रोयन। के सरफेस पे तो लेयर बन जाएगी इसकी, लेकिन फर्दर क्रोयन जो है वो प्रोसीड नहीं करेगी, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड मटेरियल एंड इट इज नॉन पोरस। ऑक्सीजन को या मॉइस्चर को नीचे वाली जो सही एल्यूमिनियम है उस तक नहीं पहुंचने देगी। बताया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रोयन आल्सो लुक्स अ लॉट मोर लाइक एल्यूमिनियम। कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर भी बन गई है ना तो वो भी एल्यूमिनियम जैसे ही लगती है अपीयरेंस में। एंड इट इज नॉट एज इजी टू नोटिस एज रस्टेड आयरन। जैसा कि रस्टेड आयरन है तो बड़ा वाज़ेह नजर आता है कि लोहे को जंग लगा हुआ है, तो एल्यूमिनियम की क्रोयन के बावजूद इसकी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है वो इतनी वाज़ेह नहीं होती कि हम कहें कि एल्यूमिनियम को जंग लग गया है। When iron corrodes, color changes and it actually expands। देखें जब लोहे को जंग लगता है तो वो ब्राउन सा हो जाता है और एक्सपेंड होता है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। Expanding and color change जो है can produce large red flakes that we all know as rust, unlike aluminium oxide। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बेटे इस तरह के फ्लैक्स नहीं बनते कि ऊपर से स्केल्स बनते जाएं और उतरते जाएं, जैसा कि जंग लगता है और जंग ऊपर से उतरता जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ऐसे नहीं होता। एक्सपेंडिंग एंड फ्लेकिंग ऑफ द रस्ट जो है इन आयरन एक्सपोजेस न्यू मेटल टू फर्दर रस्टिंग। ऊपर सरफेस के ऊपर जो जंग लगता है वो जब उतर जाता है तो नीचे से न्यू आयरन एक्सपोज हो जाता है जिसकी अगेन रस्टिंग होती है। तो इस तरह से रस्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और होल जो आयरन है इट इज ईटन अवे। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड अ बैरियर टू स्टॉप रस्ट। बताया कि रस्टिंग को आप स्टॉप करना चाहते हैं तो बैरियर प्रोवाइड करना होगा। और बैरियर हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? पेंट के जरिए, हाँ, पेंटिंग के जरिए या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए। नेक्स्ट है इंटरैक्शन ऑफ केमिस्ट्री विद फोटोग्राफी। फोटोग्राफी जो है प्रोसेस, इसके साथ केमिस्ट्री की क्या इंटरैक्शन है? स्टूडेंट्स आप मीटिंग रीजॉइन करेंगे। इन अर्ली 19th सेंचुरी बताया कि फोटोग्राफर्स प्रोड्यूस करते थे क्रूड इमेजेस यूजिंग पेपर्स कवर्ड विद सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट से कवर्ड पेपर्स को यूज करते हुए वो क्रूड से इमेजेस हासिल करते थे। लेट क्या हुआ कि इनिशिएटेड केमिकल रिएक्शन के बाद में केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया, ये यूज किया जाने लगा। लाइट एक्सपोज्ड पोर्शन जो है बिकेम डार्क। स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि लाइट एक्सपोज्ड पोर्शन बिकेम डार्क डिपेंडिंग द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ एक्सपोजर दैट पोर्शन वाज एक्सपोज्ड। कि हम सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट को जब हम मेटल के ऊपर लगा देते हैं तो लगा देते थे तो उसके ऊपर उसके बाद क्या करते थे? उसके ऊपर हम लाइट थ्रो करते थे, यानी उसको हम लाइट में रखते थे। अब जितनी देर के लिए लाइट पड़ती रहती थी उतना ज्यादा वो डार्क हो जाता था, सरफेस उसी कदर डार्क हो जाती थी। देखो ये बताया ना कि लाइट एक्सपोज्ड पोर्शन के वो हिस्सा जिसके ऊपर लाइट पड़ती थी वो ज्यादा डार्क हो जाता था। और ये किस पे डिपेंड करता था? डिपेंड करता था ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट या टाइम जो है एक्सपोजर का, कि कितने टाइम के लिए जो है आपने उस पोर्शन को एक्सपोज किया टू लाइट, यानी लाइट में रखा। प्लेट वाज लेटर ऑन डेवलप टू शो द इमेज। बाद में उस प्लेट को हम डेवलप कर लेते थे, इमेजेस जो होते थे वो शो हो जाते थे, क्लियर हो जाते थे। अर्ली डेज जो फोटोग्राफ्स हैं
डार्कन्ड विद द टाइम, यानी जैसे टाइम गुजरता जाता तो जो फोटोग्राफ्स होते थे वो डार्क होते जाते थे, यानी बाद में भी। अब वजह क्या थी? बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग केमिकल रिएक्शन ऑन देम, क्योंकि उनके ऊपर केमिकल रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता था। जो हम सिल्वर नाइट्रेट वगैरह या सिल्वर क्लोराइड यूज करते थे तो केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू रहता था, तो कलर ज्यादा डार्क होता जाता था, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहने की वजह से। Later on, procedures were developed to make the image permanent by use of mercury vapors. तो बाद में कलर जो है उसको मजीद डार्क होने से बचाने के लिए क्या किया जाने लगा? मरकरी वेपर्स यूज किए जाने लगे, ताकि जो इमेज बने उसको परमानेंट कर दिया जाए, उसमें चेंज ना आए बाद में। फॉलोड बाय वॉशिंग विद सोडियम हाइपोसल्फाइड, इसके बाद इन ये प्रोसेस करने के बाद हम सोडियम हाइपोसल्फाइड के सॉल्यूशन से वॉश कर देते थे। इट डिसॉल्व्ड अवे द सिल्वर आयोडाइड फ्रॉम द अनएक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द प्लेट एंड स्टॉप द रिएक्शन फर्दर, कि जो हिस्सा अनएक्सपोज्ड होता था, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ती थी, तो वो चूंकि डार्क नहीं होता था, तो वहां पे जो सिल्वर आयोडाइड होता था उसको रिमूव कर दिया जाता था इस तरह से, सोडियम हाइपोसल्फाइड के सॉल्यूशन से वॉश करके। अब ना वहाँ पे सिल्वर आयोडाइड वगैरह, सिल्वर का कोई भी सॉल्ट जो यूज कर रहे होते थे, ना वो वहाँ पे रहता था और ना ही कलर मजीद डार्क होता था। ऑल्दो टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड, ये जो टेक्निक्स हैं ये टेक्नोलॉजिकली तो ज्यादा एडवांस्ड हैं, लेकिन बेसिक प्रोसीजर्स जो हैं दैट वर डेवलप्ड ओरिजिनली they are still used in all silver based photography today, कि सिल्वर बेस्ड जितनी भी फोटोग्राफी की जाती है इसमें जो ओरिजिनल प्रोसीजर डेवलप किए गए थे वो उसी तरह ही यूज में है। इलेक्ट्रोलाइटिक के प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जो चीजें आपने देखी हैं, एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, कनेक्शंस कैसे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, तो ये सारी चीजें पहले वाली ही यूज होती हैं। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन करना है आपने, you have to explain how decorative and practical objects containing silver can differ significantly in their properties and durability depending on whether they are solid, thickly plated with silver or thinly plated with silver। यानी डिफरेंट डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके, ये प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम मुख्तलिफ कामों में यूज करते हैं, जिनमें सिल्वर होता है, यानी सिल्वर के वो बने हुए हैं, वो उन ऑब्जेक्ट से कैसे डिफर करते हैं प्रॉपर्टीज में और ड्यूरेबिलिटी में, उनके ऊपर जो सिल्वर की लेयर डिपॉजिट की गई है उसके लिहाज से, कि वो थिकली प्लेटेड है, यानी ज्यादा थिक प्लेटिंग की गई है, या थिनली प्लेटेड है सिल्वर के, कि सिल्वर की बारीक लेयर जो है डिपॉजिट की गई है। तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। बेटे दोबारा सुन लें कि ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग आपने कर दी है, किसी के ऊपर थिक प्लेटिंग की है, मोटी लेयर जो है उसको डिपॉजिट किया है, किसी के ऊपर थिन प्लेटिंग की है, तो या कि वो उनके ऊपर प्लेटिंग नहीं की हुई, तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आता है। तो बताया कि प्योर सिल्वर जो कि फाइन सिल्वर कहलाता है, ये रिलेटिवली सॉफ्ट होता है। कहा था ना वो सॉलिड हो या प्लेटेड हो, अगर प्योर सिल्वर है तो वो सॉफ्ट होता है। वेरी मैलिएबल, मैलिएबल होता है जिसको हैमर करके आप शीट्स बना सकें, इजीली जिसके शीट्स बन सकें। एंड इजीली डैमेज्ड, सो इट इज कॉमनली कंबाइंड, यानी वो डैमेज भी हो जाता है, आसानी से जल्दी डैमेज हो जाता है, इसीलिए उसके अंदर क्या करते हैं, कॉमनली उसमें हम कंबाइन करते हैं अदर मेटल्स टू प्रोड्यूस अ मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, यानी उसके अंदर हम पायदारी पैदा करने के लिए, ज्यादा पायदारी पैदा करने की खातिर अदर मेटल्स मिक्स करते हैं। मोस्ट पॉपुलर ऑफ दीज एलॉयज जो हैं वो है स्टर्लिंग सिल्वर। स्टर्लिंग सिल्वर, सिल्वर का यूज है स्टर्लिंग के बनाने में, स्टर्लिंग ये कॉइन्स वगैरह जो होते हैं वो बनाने में। तो विच कंसिस्ट ऑफ 92.5% इसमें सिल्वर होता है और 7.5% कॉपर होती है, यानी कॉपर को हमने सिल्वर के अंदर मिक्स किया उसको पायदार बनाने के लिए।
आल्दो बताया कि कोई भी मेटल आप मिक्स कर सकते हैं। 7.5% पोर्शन जो है ना नॉन सिल्वर पोर्शन स्टर्लिंग का, वो 7.5% वो कोई भी और मेटल यूज कर सकते हैं। तो सेंचुरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन से ये पता चला है कि कॉपर जो है, कॉपर इज टू बी इट्स बेस्ट कंपेनियन। अगर आप कॉपर को यूज करते हैं ना ये 7.5% पोर्शन बनाने में स्टर्लिंग का, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। सिल्वर के साथ कॉम्बिनेशन कॉपर की ज्यादा बेस्ट प्रूव हुई है सेंचुरीज के एक्सपेरिमेंटेशन से। Improving the metal's hardness and durability without affecting its beautiful color। ये चीज है कि कॉपर को जब मिक्स किया है तो मेटल्स की हार्डनेस इंप्रूव हो गई है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन उसकी जो अपीयरेंस है, उसका कलर वगैरह है, वो भी अफेक्ट नहीं हुआ। ये एडवांटेज आप कॉपर का याद रखें तो सिल्वर के साथ मिक्स करने का है। Small amount of copper which is added to sterling, it has very little effect on the metal's value instead। मेटल की वैल्यू के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि ड्यूरेबिलिटी आ गई है, पायदारी आ चुकी है, लेकिन मेटल की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। प्राइस ऑफ द सिल्वर आइटम इज अफेक्टेड बाय द लेबर स्किल ऑफ द क्राफ्ट्समैन, द ब्यूटी ऑफ द डिजाइन। इन चीजों से प्राइस जो है वो अफेक्ट होती है। लेबर हमारी जो आई है, ज्यादा लेबर आई है तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी। स्किल ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन, वो जो कारीगर हमारे काम कर रहे हैं, उनकी स्किल के अगर ज्यादा स्किल्ड हैं तो लाजिम बात है कि वो हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा उनको। और उसके बाद ब्यूटी ऑफ द डिजाइन, के जो डिजाइन हमने बनवाया है उसकी खूबसूरती के ऊपर पे डिपेंड करता है कि हमारा जो ये मेटल जिसके अंदर मिक्स किया हमने सिल्वर में, तो ये जो ड्यूरेबल और एवर लास्टिंग सब बना दिया गया है, तो ये कितना महंगा होगा, ये चीजें अफेक्ट करती हैं। केयर शुड आल्सो बी टेकन टू प्रिवेंट सिल्वर टॉर्निश इन एयर। टॉर्निश क्या होता है? उसका रंग का डल हो जाना, सिल्वर का रंग जो है उसका डल सा हो जाना हवा के अंदर पड़े रहने की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। या कि इसी को बता भी रहे हैं कि डलिंग, डल हो जाना सरफेस का, दैट नेचुरली अकर्स व्हेन सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एम्बिएंट एयर। एम्बिएंट एयर क्या होती है? एयर प्रेजेंट ओवर द सरफेस, बिल्कुल साथ वाली, एडजॉइनिंग, उसको एम्बिएंट कहा जाता है। उर्दू में क्या बोलते हैं? साथ वाली, यानी जो अवेलेबल है एट दैट टाइम। उसके साथ जब रिएक्शन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर वगैरह जो है एयर की प्रेजेंस में, तो सरफेस टॉर्निश हो जाती है, डल सी हो जाती है। आर्ट ऑफ कवरिंग अ मेटल विद अदर मेटल इज आल्सो यूज्ड। ठीक है, तो मेटल को दूसरी मेटल्स के साथ कवर करना, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, बताया कि ये भी यूज होता है। जैसे कि सिल्वर प्लेटिंग है, ये प्रोसेस यूज होता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेयर ऑफ द सिल्वर अपॉन अ मेटल इज केप्ट थिक। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं, कि हम सिल्वर की जो लेयर डिपॉजिट करने जा रहे हैं वो कितनी थिक डिपॉजिट करते हैं। इट मे बी फॉर डेकोरेटिव पर्पस और सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। या तो डेकोरेशन के लिए हम करते हैं, या फिर इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे हमने उसको यूज करना होता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इतनी थिक प्लेटिंग जो है सिल्वर की वो चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। प्लेटिंग बाय सिल्वर मेटल हैज वास्ट एप्लीकेशंस। सिल्वर की जो प्लेटिंग होती है इसकी बहुत ज्यादा आगे एप्लीकेशंस आ जाती हैं। या स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? Only last slide is there, that is about short questions. Define electroplating. Very simple. Any student? But depositing a layer of one metal over the surface of another metal electrolytically is called electroplating. इलेक्ट्रिसिटी पास करके इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के जरिए एक मेटल की सरफेस के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर डिपॉजिट कर देना, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कि हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक इज कैरीड आउट। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है? बट जिंक जो है इसका हम एनोड बनाते हैं, जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जिस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो उसको हम कैथोड बनाते हैं। तो जब करंट पास करते हैं तो जिंक की लेयर डिपॉजिट हो जाती है कैथोड के ऊपर,
जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इस तरह से जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट होगी। ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस मैंने आपको बताया। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कैथोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेटे कैथोड उस मटेरियल का बना होता है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। यानी ऑब्जेक्ट आपका कोई भी होगा, जैसा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में स्पून यूज किया गया था सिल्वर प्लेटिंग के लिए। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाई इज द एनोड मेड ऑफ अ मेटल टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस? कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड उस मेटल का क्यों बनाते हैं जिसके जरिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है या जिसको डिपॉजिट करना होता है? तो बेटे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एनोड डिसॉल्व होता है। एनोड के एटम जो है वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं ऑक्सीडाइज होकर, और यही आयंस जो कि सोल्यूशन में से मूव करके एनोड कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। लिहाजा एनोड हमें उसी चीज का बनाना चाहिए जिसके जरिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। इट इज एंड ऑफ योर चैप्टर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो सर। ओके।